हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी 2 का हमारा ये 10th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन कंप्लीट किया था और आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये हमें पता है कि ये 3 टाइप की होती है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। और 3 टाइप में आपका क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी FRSR एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी NSR। तो आज सबसे पहले हम ESR स्टार्ट करेंगे, इसलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लो ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी साथ के साथ लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं ESR आपकी बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बेंजीन की बोल दो, टोलिन की बोल दो, या आप सीधा बोल दो कि एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको इतना समझ में आ गया। अब कॉपी पेन एक साइड रख दो, ओनली बोर्ड पे फोकस रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको पहले अच्छे से समझना है, फिर बाद में नोट डाउन करना है और फिर अच्छे से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवाइज भी करना है। तो अब देखो कैसे होगा। मान लीजिए मुझे बेंजीन एज ए रिएक्टेंट दी गई है। ये बेंजीन है, ठीक, ये रिएक्टेंट है और एक रीजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाएगी जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है। और ये रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है। लुईस एसिड यहां पे कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक, समझ आया? तो अब यहां पे क्या होगा, इस रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाता है। यहां पे एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। कैसे क्या हुआ? देखो, यहां पे बेंजीन में ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूट आया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्या हुआ होगा, यहां पे ये बेंजीन है, ठीक। बेंजीन से पहले आप देखो यहां पे जो हमारा रिजेंट है, ये देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, फिर लुईस एसिड भी दिया गया है। मान लीजिए लुईस एसिड L है, या सीधा लिख दो लुईस एसिड है, ठीक। ये कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है। अब क्या होगा, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और लुईस एसिड को डोनेट कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहां पे देखो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड को डोनेट कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में जनरेट हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, देखो हमारी ये बेंजीन है, ठीक, और रिएक्शन में अब हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। तो आप क्या कहेंगे, सर बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है, जैसे एल्कीन में होता है। तो बेंजीन के पास अगर डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन के केस में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अभी देख लेते हैं। देखो क्या होगा, यहां पे जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ही ये अटैक करेगा ये आपको ऐसा नजर आएगा, यहां पे बेंजीन का ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। और यहां पे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल लग गया और यहां पे एक हाइड्रोजन है और इस पे प्लस चार्ज आएगा। मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, मान लीजिए ये इधर टूटा है। समझ आई बात? तो ये कंडीशन बनेगी। अब देखो क्या बेंजीन अब यहां पे एरोमेटिक है, तो यहां पे नहीं है ना, तो हम लिख देंगे बेंजीन लॉस्ट इट्स एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट आगे क्या होता है, यहां पे ये रेजोनेंस करेगी और रेजोनेंस करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देखो यहां पे क्या होगा,
रेजोनेंस के कारण ये चार्ज यहां मूव कर सकता है, फिर यहां पे आगे यहां नहीं मूव करेगा, यहां पे मूव कर जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहां पे ऐसे रेजोनेंस करेगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, प्लस चार्ज यहां आएगा। तो ये प्लस चार्ज इतने एरिया में मूव करेगा, ओनली इतने एरिया में रेजोनेंस होगा। तो हम यहां पे ऐसे दिखा देंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ, ये हाइड्रोजन लगा हुआ। जैसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हैं ना, वही दिखाया बस। समझ आ रही बात? और इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, इसको हम वेलेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेलेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और यहां पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? या इसको उसी साइड उसके नीचे ही लिख सकते हो जो आपने कॉम्प्लेक्स बना करके दिखाया है कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहां पे खत्म हो गई है। कोई डाउट है क्या इसमें? लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है। कैसा स्टेप होगा? स्लो स्टेप होगा या फास्ट स्टेप होगा? ये स्लो स्टेप होगा, बिकॉज यहां पे क्या हुआ है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। अब इसको हम क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेंजीन वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा। एरोमेटिसिटी कैसे गेन करेगा? बेंजीन क्या करेगा, देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के बगल में sp3 कार्बन है, और इस sp3 कार्बन के पास एक अल्फा H है, तो ये इसकी छुट्टी कर देगा और यहां पे ये पाई बॉन्ड ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक, जैसे ये मूव करेगा तो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये स्ट्रक्चर आपको बनता नजर आएगा, वापिस कंप्लीट बेंजीन नजर आएगी। ठीक, अब वापिस बेंजीन ने क्या कर लिया? एरोमेटिसिटी गेन कर ली। अब बेंजीन स्टेबल है तो स्टेबिलिटी की ओर गई है, तो ये स्टेप क्या होगा? फास्ट स्टेप होगा। और वैसे भी आप देख लो यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये फास्ट स्टेप होगा। तो अल्टीमेटली हमने इस रिएक्शन में क्या देखा? देखो यहां से हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। यानी हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और यहां पे हमने अभी देखा था कि बेंजीन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जैसे ही बेंजीन ने मान लीजिए यहां तक ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने से बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई और बेंजीन की स्टेबिलिटी घट गई। कोई भी सिस्टम रिएक्शन देके अपनी स्टेबिलिटी को कम नहीं करना चाहेगा। कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को कम करने के लिए रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए हम यहां पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी को खत्म नहीं करना चाहेंगे। और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खत्म नहीं करेगा तो हाइड्रोजन को यहां पे छोड़ देगा और ये इसका सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और वापस एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। और ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या दिखाई देगा? हाइड्रोजन हटाया, इलेक्ट्रोफाइल लगाया, इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आया, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आई? ESR क्यों हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हुआ, ये क्लियर है? अब इसके बाद देखो, जो ESR है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। समझ आ रही बात? फर्स्ट स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन ने अटैक किया है, यानी बेंजीन पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बेंजीन उतना जल्दी जाकर के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब ये सीधा सा हम ये बोल सकते हैं, रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? ये हम GOC1 में सीख चुके हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जैसे +M, +H और +I, ये ग्रुप अगर लगे होंगे बेंजीन पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी ESR का रेट बढ़ाएंगे। और अगर हम इसका उल्टा बोले, -M ग्रुप अगर लगे होंगे या -I ग्रुप लगे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम करेंगे, यानी ESR का रेट घटाएंगे। तो ये पॉइंट्स अपने को लिखने हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा दूंगा। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, हमें ESR की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ESR आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। और इसमें मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था? फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ आ रहा है? अब इस स्टेप से हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन का रेट लो लिखेंगे। रेट लो कैसे लिखते हैं? देखो, रेट इज इक्वल टू किस किस पे डिपेंड करेगा? अभी जो हमने RDS स्टेप में देखा है, तो यानी फर्स्ट स्टेप में जो हमने देखा
यहां पे बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया है, यानी दो मॉलिक्यूल टकराए हैं। कौन कौन? एक तो बेंजीन और एक इलेक्ट्रोफाइल, यानी सबस्टेट पे भी रेट डिपेंड करेगा और आपका इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करने वाला है। तो यहां पे डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, बेंजीन पे भी डिपेंड करेगा, बेंजीन के कंसंट्रेशन पे, और आपका इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी यहां पे रेट डिपेंड करने वाला है। ठीक, तो यहां पे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। और अगर बात की जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे? रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म लिखी हुई है उनकी पावर ऐड कर देंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। समझ आ रही बात? डायरेक्ट अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले ESR का ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या बता देंगे? 2 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसकी मोलिकुलरिटी अगर पूछ ले तो यहां पे आप समझा देंगे कि दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी भी क्या होगी? 2 होगी। भाई देखो, रेट लो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी है, ये सब हम 12th का जो चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी आप नोट डाउन कर लो, उसको पढ़ने के बाद जब आप ऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी। वैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, ये पहले भी आप एक बार समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ ESR। तो लिखो, अभी मैंने आपको समझाया था रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, कि बेंजीन रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही रेट ऑफ ESR होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी रेट ऑफ ESR को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? +M, +H और +I। समझ आया कि नहीं आया? ये इसकी थियरी थी, ये लिख लो। इसके बाद अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि रेट ऑफ ESR पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें पूछा है अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स ESR, यानी रेट ऑफ ESR के ऑर्डर में आपको लगाना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, यानी अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +M, +H, +I जुड़े होंगे तो वो ESR का रेट बढ़ाएंगे, और इसका उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -M, -I जुड़े होंगे तो वो रेट को कम करेंगे। अब ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, इनके आंसर लिखो, या आप एक काम कर सकते हो मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरे साथ साथ सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, ये टोलिन है, यहाँ पे बेंजीन पे इथाइल लगा, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे OH लगा हुआ है, फिनोल है ये, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 अल्फा H जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ पे ओनली CH2 होगा 2 अल्फा H, और यहां पे CH आएगा 1 अल्फा H, और OH किसका काम करेगा? +M का, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अब हैलोजन के पास भी लोन पेयर है तो ये भी +M का काम करेगा ना? नहीं करेगा, क्योंकि जब रिएक्टिविटी चाहिए होती है और हैलोजन अगर रेजोनेंस में है तो रिएक्टिविटी के टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं, यानी किसका काम करते हैं? -I का। और जब प्रोडक्ट चाहिए होता है तो रेजोनेंस में वो +M का काम करते हैं। ये नोट मैंने आपको डलवाया था, ठीक, याद आ रहा है? तो अब देखो इनको कैसे करेंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके कारण आएगी? +M के कारण आएगी, यानी 4th की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 3 अल्फा H जिसके होंगे वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, और सबसे कम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा, यानी 5th वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या एनिलीन, यहाँ पे NH2 +M का काम करेगा, OH लगा है, ये भी +M का काम करेगा। यहाँ पे देखो ये NHCOCH3 लगा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये +M का काम करेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये भी +M का काम करेंगे। तो अब सारे ही +M लगे हैं, तो जिसकी +M पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, तो यानी रेट ऑफ ESR ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा +M किसका होता है? NH2 का।
अगर प्लस एम की बात करें सबसे ज्यादा NH2 का, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, फिर OH का होगा, ठीक, फिर किसका होगा, इन दोनों में अगर बात की जाए ये NHCOCH3 का होता है, थर्ड और फिर फोर्थ का सबसे कम होगा। ये तो आपको समझ आता ना, क्योंकि यहां पे OH का और NH2 का इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस में प्लस एम देंगे। देखो प्लस एम तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी दे रहा है, लेकिन ये इधर CO ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं, इधर भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए यहां पे इनकी प्लस एम पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसलिए ये OH और NH2 के बाद आएंगे। और अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी। बात समझ में आया कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लगा है, सेम ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस एम का काम करेगा, ये भी प्लस एम का काम करेगा। अब देखो यहां पे CONH2 लगा है, ये बेंजामाइड है, तो यहां पे पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचेगा, यानी ये -M का काम करेगा। सिमिलरली यहां पे CO पोलर बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहां से ये भी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और -M का काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, ठीक। तो इन दोनों की रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होगी, इन दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में किसकी ज्यादा होगी, अभी हमने देखा फर्स्ट की ज्यादा होगी, फिर सेकंड की। अगर इन दोनों में बात की जाए, यानी यहां पे -M पावर किसकी ज्यादा है, फोर्थ वाले की, ठीक। इसकी -M पावर ज्यादा है, इसकी -M पावर थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन यहां पे इधर प्लस एम का काम भी कर रहा है, CO को प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे OH भी CO को प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसकी -M पावर को थोड़ा सा कम कर देगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी फोर्थ के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। तो थर्ड यहां पे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर फोर्थ। समझ आया कि नहीं? यहां तो बहुत अच्छे से मैंने आपको GOC1 के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लगा, COH लगा, यहां पे CHO, यहां पे COCH3, ये OH NH2। देखो ये -M का काम करेगा, ये भी -M का काम करेगा, ये -M का काम करेगा, ये +M का काम करेगा, ये +M का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इन दोनों की होगी। इन दोनों में अगर बात की जाए NH2 की सबसे ज्यादा होगी, फिफ्थ फिर फोर्थ। अब इन तीनों में देखना है, तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, CO ग्रुप। देखो तीनों में CO ग्रुप से विड्रॉ कर रहा है, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, फिर थर्ड वाला सेकंड वाला सबसे ज्यादा करेगा, थर्ड वाला उससे कम करेगा और फर्स्ट वाला उससे कम करेगा। यानी फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फिर थर्ड वाले की और सेकंड वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि वो CO ग्रुप से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है। देखो तीनों में ही CO ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। अगर यहां पे देखा जाए OH भी लगा CO के साथ, जैसे यहां पे इसको सपोर्ट कर रहा था COH ग्रुप में, ठीक, तो इसलिए CO की -M पावर को थोड़ा कम करता है। यहां पे CO के साथ +I ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो ये भी थोड़ी सी उसकी -M पावर को कम करता है। लेकिन यहां पे प्योर CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा -M पावर इसकी होगी, इसलिए सबसे कम रेट इसका होगा। कोई डाउट है क्या? तो 4 क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दिए, रेट ऑफ ESR का हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको -M सीरीज और +M सीरीज भी रिवाइज करवा दी। आप इसको नोट डाउन करो, 2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है वो और करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, आपके सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो या मेरे साथ साथ कर सकते हो। अगर खुद से ट्राई करना है तो पॉज करके जल्दी से करो, मैक्सिमम आपको 2 मिनट लगनी चाहिए, या आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। देखो इसमें अगर रेट ऑफ ESR के ऑर्डर में आपको लगाना है, यहां पे +M ग्रुप लगा हुआ है, ये +M है, नेक्स्ट में भी +M ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे हैलोजन लगे हुए हैं, तो हैलोजन का आपको पता है जब रिएक्टिविटी चाहिए होती है तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे, -I का काम करेंगे। प्रोडक्ट चाहिए होता है +M का काम करेंगे। हमें यहां पे रिएक्टिविटी बतानी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की अगर बात की जाए तो किसकी ज्यादा होगी, ब्रोमीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन की कम होगी, क्योंकि क्या हो जाता है हैलोजेंस में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है जब वो रेजोनेंस में होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे देखा जाए ये +H ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे कुछ नहीं लगा बेंजीन पे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कहां पे होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों में सेकंड की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि NH2 का +M सबसे ज्यादा है, फिर फर्स्ट की होगी, फिर अगर बात की जाए इनकी सबसे कम होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, और फिर इन दोनों में अगर बात की जाए यहां पे +H लगा है यानी फिफ्थ की ज्यादा होगी और सिक्स्थ की उससे कम होगी,
फिर इन दोनों में अगर बात की जाए, इनकी सबसे कम होगी और इनमें क्लोरीन की थोड़ी ज्यादा होगी, ब्रोमीन की सबसे कम होगी क्योंकि वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, थर्ड, और फोर्थ उससे कम, ये ऑर्डर आएगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट में देखो, ये -M ग्रुप लगा, ये +H ग्रुप लगा, ये +M ग्रुप लगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना, यहां पे ये -I का काम करेगा और ये -M ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जहां पे +M ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड की, फिर सेकंड की। अगर इन तीनों में बात की जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन विड्रॉ करेगा, -M वाला, तो -M से कम कौन करेगा, -I, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब फर्स्ट और फिफ्थ में -M पावर किसकी ज्यादा है, NO2 की, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, फिफ्थ वाले की यानी साइनाइड वाले की ज्यादा होगी। तो इसमें कोई डाउट है क्या, तो ऐसे इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं, जब -M ग्रुप लगा होता है तो रेट ऑफ ESR बहुत कम हो जाता है। और अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात की जाए, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम कल पढ़ेंगे, यह भी एक ESR का टाइप है, उसमें तो रिएक्टिविटी इतनी कम हो जाती है तो वो रिएक्शन ही नहीं देते। जैसे NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का रेट बहुत कम हो जाता है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट में हम नाइट्रोबेंजीन को क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन को एज ए सोलवेंट भी यूज करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन तो देगा नहीं, क्योंकि इसका बेंजीन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसमें -M ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे किसका काम कर देता है, सोलवेंट का काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए टोलिन के ऊपर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवानी है या बेंजीन के ऊपर करवानी है, तो वहां पे नाइट्रोबेंजीन को एज ए रिजेंट यूज कर सकते हो। तो देखो आप बोलेंगे सर ESR अगर होनी है फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू, इस बेंजीन पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन -M पावर होने के कारण इसका रेट बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन दे देगा और ये नहीं देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन को एज ए सोलवेंट भी यूज करते हैं। ये मैं आपको लिखवा दूंगा, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, ये कल हम पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में होगी, क्योंकि अगर आज करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, आगे कॉन्सेप्चुअल चीजें और पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें यह पढ़ना है, अगर ESR रिएक्शन में बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे रिएक्शंस में काम आएगा। देखो यहां पे जैसे ये बेंजीन दी गई है आपको, ठीक, इस पे मान लीजिए कोई ग्रुप लगा है G, इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, +M हो सकता है, +H हो सकता है या +I हो सकता है। अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, यानी बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो जब ESR रिएक्शन होगी तो बेंजीन का अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन कहां से अटैक कर सकती है, ऑर्थो पोजीशन से कर सकती है या पैरा पोजीशन से कर सकती है। अगर ऑर्थो पोजीशन से करी तो ऑर्थो आइसोमर बनेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर बनेगा, और पैरा पोजीशन से अटैक किया तो पैरा आइसोमर बनेगा। तो हम इस केस में क्या कहेंगे, जब ये ग्रुप लगे होंगे तो ये क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये पहले ही हम GOC1 में पढ़ चुके हैं। सिमिलरली एक बार और लिख लो बेशक, ताकि रिवाइज हो जाए। यहां पे अगर हम ये जो G ग्रुप लगा है इसको अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले ले, यानी -M या -I अगर यहां पे लगा दे, तो ये क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम करेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो हम क्या कहेंगे, इसके कंपैरिजन पे मेटा पे क्या है, 0 है, यहां पे प्लस, यहां पे 0, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बेंजीन कहां से अटैक करेगा, अपना मेटा पोजीशन से अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग केस में हम क्या बोलेंगे, ये मेटा डायरेक्टर है, आपका मेटा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कोई ये समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहां पे हम देखेंगे टाइप ऑफ ESR कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चाहो तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, टाइप ऑफ ESR। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले हैलोजिनेशन, सेकंड वन इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन है, थर्ड इज नाइट्रेशन है, फोर्थ इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, इसमें हम 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन
और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक, ये 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे, वो नेम रिएक्शन है। एक तो आपकी आएगी गाटरमान कोच सिंथेसिस, गाटरमान कोच सिंथेसिस और कोच सिंथेसिस, और एक होगी हमारी गाटरमान अल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या लिखेंगे, साथ के साथ लिख लो, गाटरमान अल्डिहाइड सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूं, देखो हम फर्स्ट 3 रिएक्शंस आज ही पढ़ेंगे, फिर बाकी की ये रिएक्शन कल पढ़ेंगे। अभी अपने को ओनली 3 रिएक्शन करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी जो हमने पढ़ा, अभी हमने लिखा था पीछे जो क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चन जो किए थे, इसमें डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ हैलोजिनेशन क्या होगा, या रेट ऑफ सल्फोनेशन क्या होगा, या फ्रीडल क्राफ्ट की तरफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रेट क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रेट क्या होगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने यहां पे लिखा था रेट ऑफ ईएसआर। तो अब आपको ये भी दे सकता है ना, देखो ये क्या है, ये सारी ईएसआर रिएक्शन तो है, ये पूछ लेगा हैलोजिनेशन का रेट किसका ज्यादा है, नाइट्रेशन का रेट किसका ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि ईएसआर रिएक्शन होगी, और ईएसआर रिएक्शन का रेट आप फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब टाइप में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो फर्स्ट, हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या करेंगे भाई, हैलोजिनेशन रिएक्शन में मान लीजिए अपने को बेंजीन दिया गया है, और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, बेंजीन की रिएक्शन किसी भी हैलोजन के साथ करवाई गई। जैसे Cl2 हो सकता है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या ऐसा लिख दे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, नीचे लिख देता हूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, या ऐसे लिख के देते Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, ये भी लिख के देता है। तो इसमें देखो बेंजीन का हैलोजिनेशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, क्लोरीन बेंजीन बन जाएगी। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये आपकी ESR रिएक्शन होगी। इसका मैकेनिज्म जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, चाहो तो अब आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। देखो होता क्या है, यहां पे ये Cl है, ठीक। अब देखो ये हैलोजन जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। अब ये लोन पेयर्स हैं, तो AlCl3 इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये लुईस एसिड है, और ये क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग सब्सटेंस है। तो ये क्या करेगा, जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो तोड़फोड़ होगी, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। और ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, Cl+ और Cl- में। तो ये Cl- इसके ऊपर अटैक कर देगा, जैसे ही लुईस एसिड के ऊपर अटैक करेगा क्या बनेगा, Cl+ और AlCl4-, ये बन जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे ये बेंजीन है, ये बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण, और यहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हैलोजन है। तो बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर देगी। ये फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, RDS स्टेप होगा। स्लो स्टेप क्यों होगा, क्योंकि यहां पे बेंजीन का बॉन्ड टूट जाएगा, और यहां पे बेंजीन बॉन्ड तोड़ के क्या करेगी, यहां पे अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर देगी, और यहां पे ये Cl लग जाएगा, ये H लग जाएगा, यहां पे बेंजीन में प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज के बगल में क्या है, ये sp3 कार्बन है, उसके पास अल्फा H है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पे अब क्या होगा, ये आपका वापिस बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी, और एरोमेटिसिटी गेन करके देखो क्या हो गया, Cl का यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये सेकंड स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। यही हमने पहले पढ़ा था, यही आपको नोट डाउन करना है। और यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, जो लुईस एसिड है ना, ये AlCl3 वगैरह, या सीधा लिख लो, यहां पे लुईस एसिड किसका काम करते हैं, इन रिएक्शन में लुईस एसिड आपका कैटालिस्ट का काम करते हैं, ये ध्यान रखना। कोई डाउट है क्या, देखो लुईस एसिड ने है ना यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करवाई है, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे जैसे ये Cl4- क्या करेगा, ये यहां से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और HCl बना लेगा, और आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे HCl मिल जाएगा और AlCl3 मिल जाएगा, ठीक। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। यहां पे क्या होगा, AlCl4- आएगा, ये क्या करेगा, यहां से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पे लुईस एसिड कैटालिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन इनिशिएट कराते हैं, और उनका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। इसको नोट डाउन करो, आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं।
अब नेक्स्ट देखो इन क्वेश्चंस को हमें कैसे समझना है, पहले आप समझ लो फिर आप घर पे ट्राई कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें टोलिन दिया गया है, तो टोलिन यहां पे क्या करेगा, ये प्लस H ग्रुप है यानी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कहां पे बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जैसे ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़े इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां से क्या मिलेगा, Cl प्लस आपको एज एन इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो ये ऑर्थो से भी अटैक कर सकता है और पैरा से भी अटैक कर सकता है, यानी आपके दोनों आइसोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। देखो ऑर्थो क्लोरोटोलिन बनेगा और इसके साथ साथ पैरा क्लोरोटोलिन भी बनेगा, ये लिख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे तो इनमें से एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा यानी मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा, ये आपको सोचना है। अब देखो यहां पे अगर ऑर्थो वाले की बात की जाए, Cl क्या है, बल्कि ग्रुप है, CH3 भी बल्कि ग्रुप है, तो दोनों में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। और यहां पे ये दूर दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसलिए हम क्या बोल देंगे, ऑर्थो वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा और पैरा वाला आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, Br2Fe, ये लिख के दिया गया है। तो यहां पे Br प्लस एज ए कैटायन आएगा, ठीक, और यहां पे ये भी प्लस H ग्रुप, ये भी प्लस H ग्रुप, तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो इस मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन ये है और पैरा पोजीशन ये है, और इस मिथाइल की बात करेंगे, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है और ये इसकी पैरा पोजीशन है, यानी दोनों की ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये तीन ही आएंगी। तो यहां भी Br लग सकता है, यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है। अगर बात की जाए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, ठीक, और ये भी है। इन दोनों में इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, क्योंकि यहां पे अगर आपने Br लगा दिया तो इन दोनों ग्रुप के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यानी अगर हम बात करें तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहां पे CH3 CH3, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे लगने की बजाय Br आपका यहीं लगने वाला है। कोई डाउट है क्या, समझ आई कि नहीं आई बात। अब नेक्स्ट देखो, अगर पैरा की बात करें तो पैरा इस कंडीशन में यहां लग जाएगा। अब देखो दोनों के ऑर्थो पैरा भी हो गए, ठीक है कि नहीं है। अब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले मिथाइल के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो और ये पैरा, इस मिथाइल के अकॉर्डिंग ये पैरा ये ऑर्थो, दोनों हो गए। वैसे अगर आप बात करोगे ना, इनका नेम लिख के देखोगे तो ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है। देखो 1 2 3 4 ऐसे आएगा, 1 2 3 4, क्या बोलोगे इसको, 1 ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल बेंजीन, इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल बेंजीन, सेम ही स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये नीट का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले इसको AIPMT कहा करते थे, तो AIPMT 14 का क्वेश्चन है ये, तो तब ये ऐसे ही दिया गया था आपको। देखो दो दो प्रोडक्ट दे रखे थे और कहीं पे तो यहां पे Br लगा दिया, कहीं पे यहां पे लगा दिया, कहीं पे यहां लगा दिया, तो अलग अलग कर रखा था, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें दोनों ग्रुप लिखे हुए थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझना है, एक बार चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखो ये दिया गया है, ये स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें पूछा सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट, तो आपको पता क्या होना है, ESR रिएक्शन होनी है, Br प्लस आएगा और Br प्लस होगा तो ESR होगी। यहां पे आपने क्या देखा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, प्लस M का काम करेगा, और यहां पे CH2 ग्रुप किसका काम करेगा, प्लस H का। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस M बढ़ाएगा, तो प्लस M के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग ये इसकी ऑर्थो पोजीशन बनेगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ऑर्थो पोजीशन बनेगी। बोलो भाई समझ आई कि नहीं आई। और इसकी पैरा पोजीशन कौन सी होगी, ये होगी। तो अब देखो यहां पे 1 पोजीशन पे लग सकता है, यहां पे लग सकता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, यहां पे रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां तो नहीं लगेगा। यानी इसका मतलब Br एक तो यहां लगेगा और एक कौन सी पोजीशन पे लगेगा, थर्ड पोजीशन पे लगेगा। तो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सब्स्टिट्यूशन कहां कहां आएगा, प्रोडक्ट बना के दिखा दूं, क्योंकि पहले एग्जामिनर ने ये पूछा है कि सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, तो उस केस में 1 और 3 पोजीशन दी थी। और नेक्स्ट टाइम अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आपको यह पूछ सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया। 1 2 3, 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो ये आपका डी आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये भी आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लो। तीनों अच्छे क्वेश्चन थे। और आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टोलिन दे दिया, ठीक है, और टोलिन पे रिएक्शन करवाई उसने किसके साथ, Cl2 के साथ करवाई, इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क लिख दिया मान लीजिए, ठीक। तो इस केस में अभी आपने देखा था क्या होगा, Cl प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ऑर्थो आइसोमर और एक पैरा आइसोमर। अभी आपने पढ़ा था, आपने ये भी देखा था कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा मेजर होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर अगर आपसे यहां पे ये पूछ ले कि Cl2 दिया गया है लेकिन इस बार लाइट के प्रेजेंस में दिया गया है, अब क्या डिफरेंस आएगा। देखो यहां पे क्या हुआ, ये आपका ESR रिएक्शन हुई है, लेकिन इसके केस में इस बार आपकी FRSR रिएक्शन होगी, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हम कल पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे ओनली मैं आपको प्रोडक्ट लिखवा रहा हूं, ये प्रोडक्ट कैसे आया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल का लेक्चर पढ़ने के बाद आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक। ये बेंजाइलिक H की जगह क्या लग जाएगा, Cl एज ए फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो Cl एज ए फ्री रेडिकल, Cl एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा और किस फॉर्म में आएगा, फ्री रेडिकल की फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, ओनली प्रोडक्ट लिखना है, समझना कल है। नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे बेंजीन के साथ रिएक्शन दी जाती, बेंजीन के साथ मान लीजिए आपको ऐसा दे देता Cl2 FeCl3, ये दे दिया, तो आप क्या समझेंगे, यहां पे Cl प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और कैसी रिएक्शन होगी, ESR रिएक्शन होगी। तो ESR रिएक्शन होगी तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। समझ आई कि नहीं आई। लेकिन यहीं पर अगर एग्जामिनर आपको दे देता Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में Cl2 क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। यहां पे हम बोलेंगे देखो क्या आएगा, यहां पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो ये बनता है, ये देखो हर जगह Cl लग जाएगा, यहां पे Cl लगेगा, यहां पे Cl लगेगा, यहां भी Cl लगेगा, यहां भी Cl लगेगा, यहां भी Cl लगेगा और यहां भी Cl लगेगा। तो हर जगह Cl लग जाता है, इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड, क्लोराइड की स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, क्लोराइड, ठीक। और इसको हम शॉर्ट में 666 भी बोल देते हैं, क्योंकि यहां इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6 और Cl6 है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या, ये बनता है। और इसका दूसरा नेम हम यहां पे क्या बोलते हैं, इसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं, गैमेक्सिन, गैमेक्सिन, ठीक। और इसको हम लिंडेन भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। ये सब नेम आपको पता होने चाहिए, और यहां पे इसका शॉर्ट नेम भी लिख लेना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC। अभी आपको ये लिखने हैं, कल आपको ये समझ भी आ जाएंगे, तो कर लेंगे नोट डाउन, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए कॉपी पेन साइड में रख दें और आपका फोकस ओनली बोर्ड पे होना चाहिए। जैसे इसमें देखो क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे को फिनोल दे दिया जाए, ठीक, और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, Br2 के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक, Br2 Fe, और यहां पे क्या दे दिया, साथ में CCl4 भी लिख के दे दिया। तो CCl4 क्या है, आप समझ गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बोलो भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में आपको पता है Br प्लस बनेगा, ESR रिएक्शन होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक तो बन जाएगा आपका ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और दूसरा क्या बनेगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे जो फिनोल है, अगर इसी की रिएक्शन यहां पे मैं क्या करूं, Br2 Fe के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर करवाता हूं, वाटर यानी मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि यहां पे मैंने क्या लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की बजाय पोलर सॉल्वेंट लिया है। तो पोलर सॉल्वेंट के केस में यहां पे क्या हो जाता है, ये आपका ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, Br दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और इसके साथ साथ पैरा पोजीशन पे भी लगेगा। जो प्रोडक्ट जो बना है इसका नेम क्या है,
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका व्हाइट पीपीटी होता है। क्या बोल देंगे? व्हाइट कलर्ड पीपीटी। और क्योंकि इसने व्हाइट कलर्ड पीपीटी दिया है तो ये रिएक्शन हम टेस्ट ऑफ फिनॉल में भी यूज करते हैं, यूज्ड एज टेस्ट ऑफ फिनॉल। ये समझ में आ, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई डाउट है क्या? इतना समझ गए? इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ो। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तब तो आपके क्या बना? एक ही सब्स्टिट्यूशन हुआ भाई, ब्रोमीन ओनली ऑर्थो पे आया या पैरा पे आया। लेकिन जब आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो ब्रोमीन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे आ गया और पैरा पे भी आ गया। ठीक, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बना है। ऐसा क्यों हुआ? देखो एक नोट डाल के मैं आपको समझाता हूं। नोट ये कहता है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 in non Br2Fe in presence of polar solvent, ठीक, then it is converted to phenoxide ion, ठीक, due to which इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on benzene ring increase and hence tribromophenols is formed as प्रोडक्ट। याद से लिख लो फॉर्म्ड एज व्हाइट पीपीटी ताकि याद रहे, है ना। तो क्या लिख लोगे? फॉर्म्ड एज व्हाइट पीपीटी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। अब देखो एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे वाटर का केस लिया है तो वाटर के केस से ही मैं आपको समझा देता हूं। देखो बिल्कुल सिंपल है, एक बार समझने की कोशिश करना। यहां पे ये क्या है? फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है? वाटर के साथ करवाई है। वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। अब देखो अगर बात की जाए यहां पे वाटर की, तो वाटर के केस में क्या है? यहां पे देखो वाटर के केस में, वाटर में और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉल है। तो फिनॉल क्या करेगा? अपना एसिडिक H इसको दे देगा, या यूं बोल दो वाटर क्या कर लेगा? इसके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये कम एसिडिक है, यानी यहां पे बेस का काम करेगा। तो बेस का काम करेगा तो यहां पे क्या होगा? ये इसका H+ को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन। ठीक, ये फिनॉक्साइड आयन है। ठीक, और फिनॉक्साइड आयन जो बना है उसमें आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज है, एनायन है। तो क्या होगा? हाई प्लस एम पार, और इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पोजिशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो ऑर्थो और पैरा पे दोनों जगह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए तीनों जगह Br+ लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो दोनों जगह है ना, दोनों ही केस में Br+ किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ESR रिएक्शन हो रही है, दोनों में ये चीज कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ऊपर वाली रिएक्शन में क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहां पे क्या बना? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल दोनों प्रोडक्ट बने। लेकिन यहां पे क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, तो यहां पे क्या बनेगा? ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, जो व्हाइट कलर पीपीटी देता है। किसके कारण देता है? क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है? पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या हो जाता है? पोलर सॉल्वेंट के केस में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जो एनायन होते हैं उनकी प्लस एम पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपका इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पे लग जाएगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे, तीनों जगह लग जाएगा। और क्या बनेगा? ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, व्हाइट कलर पीपीटी बनेगा। इसको नोट डाउन कर लो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपको यहां पे समझानी है, पहले मैं समझा देता हूं, आप एक काम करना, बाद में नोट डाउन कर देना। देखो यहां पे अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको फिनॉल की जगह अगर एनिलीन दे दिया जाए और सेम रिएक्शन दे दी जाए, क्या दे दिया जाए? Br2 दे दिया Fe, और यहां पे दे दिया आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक, और एक केस दे दिया आपको, यहां पे दूसरा केस क्या दे दिया? Br2Fe, यहां पे लिख के दे दिया पोलर सॉल्वेंट।
तो चाहे आपको कौन सा भी केस दे, दोनों ही केस में ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ऐसा क्यों हुआ, आपके माइंड में ये डाउट आएगा। देखो एक्चुअल में यहां पे क्या होता है, एनिलीन तो वैसे ही बेस का काम करती है, तो बेस का काम करती है, तो यहां पे पोलर सॉल्वेंट में तो अगर मान लीजिए वो एसिडिक एच दे देता है, इसको ज्यादा एसिडिक है इससे, तो वो यहां पे क्या होनी चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी घटनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर वो कम एसिडिक है, तो यहां पे क्या होगा, जो फिनोल ये है एनिलीन जो है, यहां पे NH2 की प्लस एम पावर क्या होती है, प्लस एम पावर क्या होती है, वेरी हाई। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, GOC1 में पढ़ा था। बहुत ज्यादा प्लस एम पावर होने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के कारण क्या प्रोडक्ट मिला, ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट मिलेगा। यानी क्या होगा, Br+ जो है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी लग जाएगा दोनों जगह, और पैरा पे भी लग जाएगा। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें खास बात यह है, एनिलीन के केस में चाहे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लें चाहे आप पोलर सॉल्वेंट लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा ट्राइब्रोमोफिनोल बनाना है। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि NH2 का प्लस एम पावर बहुत ज्यादा होता है। प्लस एम पावर ज्यादा होने के कारण ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए Br+ जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और पैरा पे भी लग जाएगा। तो ये दोनों चीजें अच्छे समझ में आ गई। बस फिनोल के केस में थोड़ा डिफरेंट है। फिनोल के केस में क्या हुआ, पोलर सॉल्वेंट के केस में आपका ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, जो कि व्हाइट PPT बनता है। लेकिन नॉन पोलर के केस में नहीं बनेगा, ओनली पोलर सॉल्वेंट के केस में बनेगा। ठीक, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर आपको आगे वाला नोट डाउन करना है, फिर आपको ये वाला नोट डाउन करना है। अब इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में हेडिंग डाल लो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बहुत इजी है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखना कैसे होगा सल्फोनेशन। यहां पे हम क्या करते हैं, ये बेंजीन ले लिया और बेंजीन की डायरेक्ट रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में यहां पे बेंजीन का हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या लगेगा, यहां पे SO3H आ जाएगा। ठीक, तो ये ESR रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म क्या होगा, जल्दी से वो देख लेते हैं। इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या है, यहां पे H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है। ठीक, ये आपका H2SO4 है। तो देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 में बहुत सारे H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, अब देखो क्या होगा, यहां पे ये जो H2SO4 है, इनमें से एक H2SO4 बेस का काम कर जाएगा, एक एसिड का काम कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके लोन पेयर ने इसका H+ एक्सेप्ट कर लिया ऐसे। ठीक, ये होने के बाद क्या होगा, एक तो आपको क्या मिलेगा, HSO4 anion मिलेगा वहां से। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट समझो। यहां पे अब क्या होगा, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा क्या बनेगा, यहां पे यह हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, देखो यहां पे ये बनेगा। अब क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब या तो ये H+ की छुट्टी करेगा, हाइड्रोनियम आयन की H+ की छुट्टी कर दे, H+ की छुट्टी कर दी तो वापस यही बन जाएगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। फिर रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों करवाई थी। तो इस केस में हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोनियम आयन बना है, अगर H+ के साथ जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन को लीव नहीं करेगा, तो दूसरे एटम से जो जुड़ा है उसका बॉन्ड लीव करेगा। तो यहां पे इस केस में इसका बॉन्ड लीव करेगा। अगर ऐसा होता, ये कार्बन प्लस था और वाटर ने ऐसे अटैक किया होता, ये ऐसे अटैक किया होता यहां पे, तो ये बनता कार्बन, ये हाइड्रोनियम आयन ऐसे बनता। देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, तो अब ये इस केस में हाइड्रोजन को लीव करता है। लेकिन जब H+ ने अटैक किया हो तो उस केस में ये हाइड्रोजन को लीव नहीं करेगा, किसको लीव करेगा, अपने दूसरे बॉन्ड को लीव कर देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ये ध्यान रखना है। आगे भी बहुत बार मैं आपको बोल दूंगा, आगे भी आपको बहुत बार काम आएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है अपने को, चाहो तो एक काम करना, आपको ये चीज आप चाहो तो यहां पे लिखी रहने दो ताकि आपके माइंड में याद रहे। अब नेक्स्ट देखो,
यहां पे ये लीव करेगा, तो जैसे ये लीव करेगा इस पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो ये क्या करेगा, इससे मदद मांगेगा, ये H प्लस की छुट्टी कर देगा और ये यहां पे आ जाएगा। तो क्या मिलने वाला अब अपने को, H2O प्लस SO3। ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक, ये अपना क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन में। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देखो अब क्या होगा, बेंजीन क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक कर देगी। कैसे अटैक करेगी, ये SO3 है, ये यहां पे ये SO3 है। ठीक, ये पोलर पाई बॉन्ड है, तो पोलर पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, यहां पे पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो यहां पे आगे बेंजीन अटैक कर देगी। जैसे ही बेंजीन ने अटैक किया, जैसे ही बेंजीन ने अटैक किया, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ये आपका ये SO3 माइनस होगा। ठीक, यहां पे ये हाइड्रोजन है और ये प्लस चार्ज है। अब क्या होगा यहां पे अब ऐसा होगा, देखो ये H प्लस यहां से मूव करेगा, ये H प्लस को यहां से एक्सेप्ट कर लेगा और ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप होगा और ये फर्स्ट स्टेप होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, बोलो भाई। ये आपका SO3H बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? ऐसे कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये H प्लस बाहर निकल जाएगा और ये वाटर से, ये वाटर का जो H प्लस है, यहां से ये एनायन क्या करेगा, वाटर के H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी वाटर का H प्लस कहां से आया है, ये आपका वहां उससे ही आया। किससे आया भाई बोलो, यहां पे बोल के आप ये दिखाओ कि ये तो बाहर निकल जाएगा। इसके अटैक करने की बजाय आप इसको ये शो करो कि ये तो बाहर गया। ठीक, और वाटर का जो H प्लस था, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, वाटर का जो H प्लस है, यहां पे वाटर का जो H प्लस है, तो इसको यहां पे अटैक कर दिया इसने। ठीक, जैसे ही इसने अटैक किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। क्योंकि मैं यहां पे वाटर का अटैक करवा के आपको क्या दिखाना चाहता हूं, मैं यहां पे आपको ये दिखाना चाहता हूं जो SO3 में हाइड्रोजन आएगा वो आपका एसिड का ही आएगा, ना कि आपका बेंजीन का आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां पे देखो ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है, पहले ही सीख चुके हैं। ये सेकंड स्टेप है, फास्ट स्टेप है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, देखो इलेक्ट्रोफाइल का काम यहां पे कौन करता है, इस रिएक्शन में पूछा जाता है। यहां पे लिखना SO3 और हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं, जो जैसे ही ये देखो ये निकलता है ना, तो ये SO3H प्लस बनता है और SO3H प्लस works as an electrophile in सल्फोनेशन। तो दोनों ही पूछे जाते हैं। मेनली SO3 आपको आंसर में मिलेगा, तो हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि SO3 यहां पे किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अगर SO3H आपको दे रखा ना, तो ये भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, ये भी है, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड यहां से निकलेगा, ये प्लस बनेगा, तो इसके प्लस पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग अटैक कर देगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों ही आपका किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। नोट डाउन करो। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन नाइट्रेशन करना है। नेक्स्ट लिखो थर्ड टाइप में हेडिंग डाल लो नाइट्रेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखो पहले रिएक्शन देख लो, जैसे यहां पे ये आपको बेंजीन दे रखा है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई, मान लीजिए कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाई गई इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ आ रहा है? तो यहां पे ये लिख लेंगे हम, या ऐसे भी आपको दे सकता है, इसकी बजाय आपको रिएक्शन में ये दे दे कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HClO4। यानी कहने का मतलब ये है, आपको HNO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड आपको लेना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें क्या बनेगा, आपकी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। इसका यूज क्या होता है, यूज्ड एज solvent in case of Friedel-Crafts reaction। समझ आ रही बात? क्यों?
क्योंकि बेंजीन के ऊपर -M ग्रुप जो लगा है, NO2 -M ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम कर देता है। तो ये बेंजीन तो रिएक्शन देगी नहीं, तो ये इसलिए सोलवेंट का काम करेगा, अच्छे से सोलवेंट का काम करता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कल फिर चाहो तो एक बार इस पॉइंट को लिख लेना। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ो, मैकेनिज्म सीखो। यहाँ पे मैकेनिज्म में देखो क्या हुआ। देखो भाई, एक तो है ना अपने को यहाँ पे H2SO4 दिया गया है, या HClO4 ले लो, एक ही बात है, ठीक। ये H2SO4 है और यहां पे अपने को HNO3 भी दिया गया है, यहां पे ये HNO3 है, ठीक। और यहां पे हम क्या करेंगे, देखो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, और ये वीक एसिड है। तो ये किसका काम करेगा, ये आपका काम करेगा एसिड का, और जो वीक एसिड है वो यहां पे कंपैरेटिवली किसका काम करेगा, बेस का। अब क्या होगा, इसका ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये यहां से इसके H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करेगा तो अब रिएक्शन में आपको क्या नजर आएगा, देखो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। एक तो HSO4- मिल जाएगा, HSO4- मिलेगा, इसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, यहां पे ये O, ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा यहां पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। तो अब हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, अपना बॉन्ड लेकर के निकल लेगा। कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो जैसे ही ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक तो H2O बनेगा और एक NO2+ बनेगा। NO2+ यहां पे किसका काम करेगा, ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ये बेंजीन है, बेंजीन क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी। यहां से ये ऐसे अटैक होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो होगा, RDS होगा। चाहे इन बातों को कितनी बार भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आने वाले को एक बार में समझ में आ जाती है। तो ये NO2 जुड़ा यहां पे, ये यहां पे हाइड्रोजन, ये प्लस चार्ज। सेकंड स्टेप में आपको पता है ये H+ निकल जाएगा यहां से। जैसे ही H+ निकलेगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी और फाइनल प्रोडक्ट यानी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होगा। कोई डाउट है क्या, है कि इसमें? नहीं होना चाहिए, इजी है बिल्कुल, सारा सिंपल सेम प्रोसीजर है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, इन नाइट्रेशन, क्या लिखोगे, इन नाइट्रेशन HNO3 works as a base। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और बेस भी कैसा, आप बोल सकते हो लुईस बेस, क्योंकि ये यहां पे अपने लोन पेयर इस H+ को डोनेट करता है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक। इन नाइट्रेशन HNO3 वर्क्स एज बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोल देगा आपको, ये दे देगा इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 वर्क्स एज एसिड, बेस, कैटालिस्ट, नन ऑफ दीज। तो आप क्या आंसर टिक करेंगे, बेस। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपने को एग्जांपल्स करने हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, ये बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन दे दी किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ दे दी, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आप ये रिएक्शन देखते ही समझ गए कि यहां से आपको क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा। भाई NO2+ जैसे ही मिलेगा, बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर देगा। बेंजीन जैसे ही अटैक करेगा, क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और इस रिएक्शन में आपको क्या दिया गया है, यहां पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 दिया गया है, ठीक। तो अब बार बार आपको NO2+ एज ए रिएजेंट मिलता रहेगा, क्योंकि ये गाढ़ा दिया गया है। अब क्या होगा, देखो NO2 यहां पे किसका काम करेगा, -M का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए बेंजीन कहां से अटैक करेगी, मेटा पोजीशन से। वैसे भी -M क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट NO2 ग्रुप कहां लगेगा, बोलो भाई, मेटा पोजीशन पे लगेगा, लगेगा। अब इसके बाद एक बार और अटैक होगा, लास्ट तक अटैक होता रहेगा। इस केस में क्या होगा, देखो अब अगर बात की जाए, यहां पे दो -M ग्रुप है, क्या करेंगे, दोनों की ऑर्थो पोजीशन ये रहेंगी, ये ऑर्थो पोजीशन रहेंगी, ये इसकी पैरा, ये इसकी पैरा रहेगी। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ओनली इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा NO2+,
तो यहीं आकर के अटैच हो जाएगा, यानी बेंजीन रिंग यहीं से अटैक करेगी। समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई, ठीक है। और ये जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्राई नाइट्रो बेंजीन, और शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? TNB। ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे नोट डाउन। अब इसके बाद एक पॉइंट देखो, यहां पे मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लिखा है, लेकिन पीछे ऐसा नहीं किया। तो आप एक काम कर लो, इस रिएक्शन में है ना, यहां पे कंसंट्रेटेड हटा दो। वैसे यहां पे डाइल्यूट लेते हैं, अगर एक का ही अटैक अपने को अगर कराना हो तो हम क्या करते हैं? डाइल्यूट लेते हैं। तो इसलिए इसको हटा के आप सीधा लिख लो H2SO4 और क्या कर देंगे? HNO3। और वैसे ही नीचे वाली रिएक्शन में लिख लो। नीचे वाली रिएक्शन में क्या करेंगे? सीधा ओनली एंड ओनली HNO3 और HClO4 लिख लेंगे। वैसे डाइल्यूट लिया जाता है, ठीक। वहां पे मैंने कंसंट्रेटेड लिख दिया था मेन रिएक्शन में, वो हटा देना। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर मान लीजिए फर्दर आपको टोलिन के साथ रिएक्शन दी जाए, जैसे टोलिन के साथ मान लीजिए ये रिएक्शन आपको दी गई, क्या दिया गया? ये टोलिन है, तो टोलिन क्या करेगा? यहां पे डाइल्यूट HNO3 और आपको डाइल्यूट H2SO4 दे दिया। तो इसमें क्या होगा? देखो ये क्या है? और ये क्या है? प्लस H है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस बार क्या बनेगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि क्या है? इस बार कंसंट्रेटेड नहीं है। कंसंट्रेटेड नहीं है तो क्या बनेगा? एक ही NO2 ग्रुप लगेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। मैं अगर आपसे पूछूं कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, तो आप क्या बोलेंगे भाई? ये आपका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप है मिथाइल और NO2, तो वहां पे रिपल्सन कम होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ऑर्थो वाला रिपल्सन ज्यादा होने के कारण, बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होने के कारण माइनर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्या है? अगर यहीं पे आपको ये दिया रहता कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप क्या करते भाई? यहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तीनों जगह क्या करते? टोलिन में NO2 ग्रुप लगा देते। तो ये क्या बन गया भाई? ट्राई नाइट्रोटोलिन बना कि नहीं बना? क्या बोलोगे? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक। और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT। और TNT भी क्या होता है आपका? ये एक्सप्लोसिव होता है। ये आपका बॉम्ब बनाने में काम आता है, ठीक। हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाने में काम आता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। नोट डाउन कर देंगे, इसको नोट डाउन करो। थोड़ा सा और बचा, वो और पढ़ते हैं। अब अगर हम फिनोल का नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो देखो देखते हैं। यहां पे लिखो आप फिनोल, और फिनोल के साथ सबसे पहले मैं रिएक्शन जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो जब भी डाइल्यूट लिया जाएगा तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। तो आपने यहां पे क्या देखा? OH किसका काम करेगा? प्लस M का। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। एक तो ऑर्थो आइसोमर बन सकता है, एक पैरा आइसोमर बन सकता है। तो यहां पे ये बनेगा, देखो ये क्या बनेगा आपका? ऑर्थो आइसोमर, ठीक। और एक बनेगा आपका पैरा आइसोमर। तो इस बार मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो भाई, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? तो इस केस में देखो बल्कीनेस तो है नहीं भाई, OH कोई बल्की ग्रुप तो है नहीं, NO2 बल्की है। जब एक ग्रुप बल्की होगा तो उसमें थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जब दो होंगे तब स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तब स्टेबिलिटी घटती है। तो इस केस में क्या होगा? आपका ऑर्थो मेजर हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है? देखो यहां पे जो ये ऑर्थो ग्रुप है, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। क्या करता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा यहां पे हाइड्रोजन के साथ? बोलो, ठीक। यहां पे क्या हो जाता है? इस पे माइनस, इस पे प्लस, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो इस पे भी क्या आएगा? डेल माइनस। तो इनमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या बोलेंगे आप? ये मेजर होगा और इस बार आपका पैरा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बनेगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब अगर यहां पे लिख भी देना ड्यू टू इंट्रा, ऑर्थो क्या है? मेजर प्रोडक्ट है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब नेक्स्ट देखो लास्ट, यहां पे क्या होगा? अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाई जाती इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हम यहां पे क्या करेंगे?
ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे भी क्या करेंगे, NO2 ग्रुप लगा देंगे, यानी इस पर क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ठीक, ये क्या है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका दूसरा नेम क्या है, याद आ रहा है आपको, दिस इज पिक्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, समझ आ रहा है इजिली। अब देखो एक रिएक्शन और इसमें आपकी लास्ट बची हुई है, बिल्कुल सिंपल सी है, ये 2 मिनट की है। देखो एक बार यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर आपको एनिलीन दिया रहता, तो एनिलीन के केस में अगर आप डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखो इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक, और इसके साथ साथ आपका पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक, अब ध्यान देना एक चीज पे, इधर देखो एक बार कॉपी पेन नीचे बोर्ड पे देखना है। क्या देखा हमने, देखो ये कितना परसेंट बनेगा 2%, ये कितना बनता है 47% और ये कितना बनता है 51%। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, मेटा इतना ज्यादा क्यों बना भाई, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, तो मेटा इतना ज्यादा क्यों बना। देखो इसका रीजन ये है, यहां पे एनिलीन जो है, एनिलीन जो है ये किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी, और बेस का काम करेगी तो यहां पे H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या है एसिड और ये बेस, तो क्या होगा यहां पे आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, यहां पे NH3+ आयन बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाता है। तो ये एनिलीनियम आयन अब किसका काम करेगा, यहां पे क्या है ये -I है कि नहीं है, और -I है तो क्या होगा मेटा डायरेक्टर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात ये है कि सर मेटा डायरेक्टर होगा, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि आपने ये कैसे बोला कि पैरा आपका 51% यानी सबसे ज्यादा बनेगा। तो इसके लिए मैं यहां पे एक नोट डाल देता हूं। देखो पैरा आइसोमर ज्यादा इसलिए बनेगा, ज्यादा इसलिए बनेगा बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डू नॉट वर्क आफ्टर 3 एटम। ये मैंने आपको समझाया था, इसलिए यहां पे क्या होगा पैरा ज्यादा बनेगा। कोई डाउट है क्या इसमें, कर सकते हैं इसलिए हम। तो पैरा आइसोमर मेजर आइसोमर बनता है, ये सबसे ज्यादा बनता है 51%, और ये मेटा क्या है, मेटा ज्यादा इसलिए बना है ऑर्थो से क्योंकि यहां पे ये NH3+ बन जाता जो -I है, मेटा डायरेक्टर है। बात समझ में आई। तो ये था आपका लेक्चर आज का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया है। देखो आज हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर दी। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ESR पढ़ा, ESR का मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म में हमने यही देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड, बल्कि हम ये बोलेंगे कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है। सही बात तो ये है ना। और वो फर्स्ट स्टेप होता है, वो स्लो स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है, और ये 2 स्टेप रिएक्शन है टोटल। ठीक, और यहाँ पे ये बेंजीन ने एरोमेटिसिटी लॉस कर दी थी, तो फिर ये H+ की छुट्टी कर देगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये आपकी वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी। एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह आ गया, इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आया, सो दिस इज कॉल्ड ESR रिएक्शन। ये हमने सीखा था। तो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और इसमें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप RDS है, फिर रेट लो हमने लिखा था, इसका बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर इस रिएक्शन का 2 होगा, मोलिकुलरिटी 2 होगी, और रेट ऑफ ESR किस पे डिपेंड करेगा, बेंजीन की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ESR होगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उतनी बेंजीन की रिएक्टिविटी ESR की तरफ ज्यादा होगी। ये हमने सीखा था। फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चन अच्छे से आपने समझ लिए। क्वेश्चन करने के बाद हमने क्या सीखा कि जो +M ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, और -M -I इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपके मेटा डायरेक्टर होते हैं।
फिर इसके बाद हमने टाइप ऑफ ईएसआर देखा, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये 3 हमने पढ़ी है। फ्रीडल क्राफ्ट हम कल पढ़ेंगे और बाकी 2 नेम रिएक्शन भी हम कल पढ़ेंगे। हैलोजनेशन में हमने क्या देखा, जब भी कोई हैलोजन लुईस एसिड की प्रेजेंस में या Fe डायरेक्ट अगर दे दिया जाए तो वे क्या करता है, उसका क्या बन जाएगा, आपका हेलोनियम आयन बन जाएगा, Cl+, Br+ ऐसे बन जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बेंजीन रिंग उस पर अटैक करेगी और ESR रिएक्शन के थ्रू क्या लग जाएगा, हैलोजन बेंजीन पे लग जाएगा और क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें लुईस एसिड कैटालिस्ट का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सिखाया था। फिर यहाँ पे मैंने आपको माइनर और मेजर प्रोडक्ट सिखाए कि इसमें टोलिन में क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम होता है बल्कि ग्रुप में। ये समझ में आ गया? फिर ये क्वेश्चंस कराए थे, ये अच्छा क्वेश्चन था कि मेटा डायरेक्टर की पावर ज्यादा होगी, ये क्या है, +m है, ये +h का काम करेगा। तो +m पावर ज्यादा होती है इसलिए 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ये अच्छे समझा दिया था। फिर इसके बाद हमने और क्वेश्चंस किए थे, ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन किया था कि फिनोल की रिएक्शन अगर Br2Fe के साथ कराएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या बनता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्योंकि होता क्या है, पोलर सॉल्वेंट के केस में फिनोल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनोक्साइड आयन में। फिनोक्साइड आयन क्या है, एक एनायन है, एनायन का +m पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद Br आपका और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और पैरा पोजीशन पे भी लगेगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल देगा जो व्हाइट कलर्ड पीपीटी है, इसको हम टेस्ट ऑफ फिनोल भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने फिर देखा एनिलीन के केस में, एनिलीन चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट ले चाहे पोलर सॉल्वेंट ले, आपका ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देगा। इसका रीजन ये है कि NH2 की खुद की +m पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ये देगा। नेक्स्ट क्या है, सल्फोनेशन हमने देखा। सल्फोनेशन बिल्कुल सिंपल है। सल्फोनेशन में एक H2SO4 क्या करता है, दूसरे H2SO4 का दूसरे H2SO4 के H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इससे क्या, फिर हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वाटर निकल जाएगा, SO3 एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। फिर आपको पता है बेंजीन क्या करता है, पोलर पाई बॉन्ड है, SO3 का ये बॉन्ड टूट जाएगा, सल्फर पे अटैक करेगी, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पे आपका ये जो एरोमेटिसिटी लॉस की इसने वापस ये गेन कर लेगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, SO3 या SO3H+ वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ये था। फिर नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन के केस में हम क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 लेते हैं। जैसा आपके नाइट्रेशन के केस में हुआ था, सल्फोनेशन के केस में हुआ था, वैसा ही नाइट्रेशन के केस में है। H2SO4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 वीक एसिड है, इसलिए यहाँ पे ये बेस का काम करेगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। NO2+ वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल, एक पॉइंट ये है और कुछ याद नहीं करना। फिर इसके बाद आपने रिएक्शंस देखी थी। रिएक्शंस में आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। जब कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, वहां पे आप तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने किया था, फिनोल की रिएक्शन कराई थी डाइल्यूट HNO3 के साथ। इसमें ऑर्थो मेजर बना था। क्यों? क्योंकि ऑर्थो मेजर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है। फिर नेक्स्ट हमने ये देखा था, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया जाए तो ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जो कि पिक्रिक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर एनिलीन के केस में हमने देखा कि अगर नाइट्रेशन करवाया जाए तो सबसे कम ऑर्थो आइसोमर बनता है, फिर मेटा और सबसे ज्यादा पैरा। मेटा ज्यादा इसलिए बना क्योंकि NH2 क्या है, एनिलीन बेस का काम करेगा, ये H2SO4 से H+ एक्सेप्ट करके NH3+ बना लेगा, जो -I का काम करेगा, मेटा डायरेक्टर है। तो मेटा आइसोमर ज्यादा बनता है, लेकिन फिर भी पैरा आइसोमर इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि यहां पे क्या है, जो ये इंडक्टिव फैक्ट जो होता है वो आपका 3 या 4 कार्बन के बाद काम नहीं करता, इसलिए यहां पे -M, यहां पे -I, ये -I यानी -I बहुत स्ट्रॉन्ग काम नहीं करेगा, इसलिए इसका पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका नाइट्रेशन था। पूरा ESR मैंने आपको जितना पढ़ाया उतना रिवाइज करा दिया। कल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, गाटरमैन रिएक्शन करेंगे और इसके साथ साथ हम FR-SR भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और कल की रिएक्शन आप एक बार देख के आ सकते हैं कि सर कल क्या पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको कल के लेक्चर में और इंटरेस्ट आए। थैंक यू।